वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में अबाउट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और एसक्यूसी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था, प्लस अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू एसक्यूसी वो हमने डील किया था। एंड इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम वापस से रिकॉल करेंगे कि एसक्यूसी क्या होता है, एंड देन स्ट्रेट अवे वी विल जंप टू द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सो अगर मैं एसक्यूसी की बात करूं, जो हमने पहले पिछले लेक्चर में भी बात किया, लाइक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है इट इज ए काइंड ऑफ होलिस्टिक इंस्पेक्शन। ठीक है, एक ऐसा टेक्निक है जहां पर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं कहां पर, क्वालिटी कंट्रोल के पर्पस से। लाइक एसक्यूसी जो है इट इंप्लाइज यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इट इज द implication or it is the application of statistical tools and techniques on quality control। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप यहां देख रहे हो होलिस्टिक इंस्पेक्शन कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। होलिस्टिक की अगर मैं बात करता हूं, समथिंग व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ऑल, इट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। तो जब मैं होलिस्टिक इंस्पेक्शन की बात करता हूं तो क्वालिटी कंट्रोल जो है या एसक्यूसी जो है वो एक तरह का होलिस्टिक इंस्पेक्शन है जो कि किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, प्राइसिंग, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में, उनके प्राइसिंग को लेकर, या अगर मैं सेफ्टी नॉर्म्स की बात करता हूं तो सेफ्टी को लेके, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके, उनके रिलायबिलिटी को लेकर, लाइक टू व्हाट डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, या जो उसकी बेसिक यूजेबिलिटी है वो आपको ऑफर करता है, आप उसको अवेल कर पाते हैं, तो वो रिलायबिलिटी हुआ है। देन यूजेबिलिटी, जिस पर्पस से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आपका मेंट है। सो इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आप क्या करते हैं, आप इंस्पेक्शन, देन इंस्पेक्शन के साथ साथ अगर हमने देखें तो हमने वहां पर वर्ड यूज किए थे, इंस्पेक्शन जो है आपका एसक्यूसी है वो डील करता है विद द इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ योर दिस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो होलिस्टिक इंस्पेक्शन है, इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए एक जो डेफिनेशन आर.सी. डेविस ने दिया हुआ है वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लाइक एसक्यूसी जो है, एसक्यूसी इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। देखिए जो फाउंडेशन है, ये जो जब मैं एसक्यूसी की बात करता हूं तो सिंस हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात की है, तो स्टैटिस्टिक्स का एक और कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चांसेस की जब हम बात करते हैं, लाइक चांसेस ऑफ ऑकरेंस, किस चीज के ऑकरेंस, डिफेक्ट्स के, रिजेक्शंस के। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं किसी तरह का अगर नॉन कंफर्मेंस है, ठीक है, तो उस नॉन कंफर्मिटी की, तो उन सभी के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। तो टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी एंड मेक्स द कंट्रोल ऑफ वैरायटी डिविएशन सिंपल। सो इट इज द मेथड जो कि क्या करता है, आपका वैरायटी डिविएशन को सिंपल करता है, सिंप्लीफाई करता है। तो एसक्यूसी जो है वो आपको वेरिएशंस मेजर करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम उन वेरिएशंस को कट डाउन करने में, उनको रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करने में भी आपको हेल्प करता है। तो एसक्यूसी के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उसके थ्रू जो भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है या प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल द डिविएशन किसके रिस्पेक्ट में, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में। तो जो भी क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, अब क्वालिटी इन सभी पैरामीटर्स पे आप क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। क्वालिटी कैन बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट इज बीइंग चार्ज टू यू, कितना आपसे पैसा लिया जा रहा है, और व्हाट एवर यू आर पेइंग, जो भी आप पे करते हैं उसके अगेंस्ट क्या आप रिसीव करते हैं। तो प्राइस के रिस्पेक्ट में क्वालिटी मेजर की जा सकती है, सेफ्टी
टू व्हाट एक्सटेंट द प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज, क्या उसके कोई लाइक हजार्डियस, हम ऐसा कह सकते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई हजार्डियस इम्पैक्ट तो उसका नहीं होता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देन अवेलेबिलिटी कितना इजीली अवेलेबल है, देन अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करता हूँ तो वही के जब कंसिस्टेंसी की बात आती है, कितना ट्रस्टवर्दी है, टू व्हाट एक्सटेंट आप रिलाई कर सकते हैं ऑन दी प्रोडक्ट कि फाइन दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू लाइक सर्व योर पर्पस। तो उस तरीके से बात करो तो रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। सो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्वालिटी को असेस कर सकते हैं या रेट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इन क्वालिटी पैरामीटर्स या इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कहीं ना कहीं कंसीडर करता है। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द क्वालिटी नॉर्म्स एंड देन देयर आफ्टर वो आइडेंटिफाई करते हैं द डिविएशन एंड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एज वेल। कैसे किया जा सकता है, तो लाइक यहाँ पर एक जनरल आप देखोगे कि DMAIC, दिस इज द बेसिक, आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से साइकिल भी कह सकते हैं हम, DMAIC साइकिल, या जब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पर इन वर्ड्स के थ्रू मिलता है। पहली चीज डिफाइन, लाइक डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफाइनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, देन मेजरिंग द आउटकम। जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट? ये क्वालिटी नॉर्म्स का मेजरमेंट। देन एनालाइजिंग द डिविएशंस इफ एनी। अगर कोई डिविएशंस आते हैं, लाइक जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हमें एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, दैट मीन्स समवेयर समहाउ समथिंग इज रॉन्ग। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना या एनालाइज करना कि क्यों वो डिविएशंस आ रहे हैं, एंड देन वहां से इंप्रूव करना द ओवरऑल स्टेट, एंड इन द नेक्स्ट साइकिल ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट। तो ये पूरा जो है ये एक तरह से कंसेप्चुअल जो एक फ्रेमवर्क है, जिस तरह से आपका एसक्यूसी वर्क करता है, तो उसके लिए एक बेसिक ऑपरेटिंग यू कैन से मॉडल आपको यहाँ से मिल जाता है। देन अगर मैं टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करता हूँ, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स और टेक्निक्स, ठीक है। पहला जो है दैट इज चेक शीट्स। चेक, ठीक है, आप चेक करते हो, आप इंस्पेक्ट करते हो। तो इंस्पेक्शन जब हम कैरी आउट करने जाते हैं, तो इंस्पेक्शन के लिए या एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन यू यूज्ड टू हैव अ चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट आपके पास होती है, वेरियस जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को लेकर, उन क्वालिटी के नॉर्म्स को लेकर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे करके या तो आप जो चेकलिस्ट है, ठीक है, वो चेकलिस्ट अपने साथ कैरी करते हैं, यू प्लेस ए मार्क ओवर देयर, और वहां से आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन या कितना डिविएशन ओवरऑल आपको देखने को मिलता है और किन किन एरिया में डेविएशन देखने को मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली वहां से आप कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो चेक शीट जो होती है, चेक शीट आपको एक इनसाइट प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो आपको ओवरव्यू दे देती है, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके क्वालिटी के, उन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ कंफर्मिटी आपको मिल जाता है चेक शीट्स के थ्रू। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक शीट्स। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक है आपका प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन चेकलिस्ट है, फिर डिफेक्ट कॉज चेकलिस्ट है, डिफेक्ट लोकेशन चेकलिस्ट है, डिफेक्ट कॉज वाइज चेक आपका चेक शीट। तो पहला जो है प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन चेक शीट, जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कहां पर प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस करने में आ रही है। तो जो भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस
को आप लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मेंशन करते हैं, और जहां पर भी ओवरऑल प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने में आता है आप उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, आप उसको मार्क करते हैं। उसी तरीके से डिफेक्ट कॉज और डिफेक्ट लोकेशन, जो भी डिफेक्ट आ रहा है, जो डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है, उस डिफेक्टिव आइटम के पीछे रीजन क्या है, एक तो उसको लेके जो चेक आपका चेक शीट है वहां पर आप वेरियस कॉजेज मेंशन करके रखते हैं और उसमें आप कॉजेज मार्क करते हैं। एंड देन लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एट व्हाट स्टेज जो डिफेक्ट है उसका लोकेशन क्या है, कहां पे आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, या किस प्रोसेस, जब अलग अलग स्टेजेस की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन के एक स्टेज पे आपने वो पर्टिकुलर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया है, लोकेट किया, तो डिफेक्ट लोकेशन चेक शीट। फिर वैसे डिफेक्ट कॉज वाइज चेक शीट, डिफरेंट अलग अलग कॉजेस के हिसाब से उन कॉजेस के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंट चेक शीट्स भी आप प्रिपेयर करते हैं। सो चेक शीट इट इज नथिंग बट एक तरह का लाइक एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इंसाइट देता है अबाउट दी आउटकम्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो भी आपके इंस्पेक्शन होते हैं, जो भी आपने चेक्स लगाए हैं, ठीक है, उन चेक का यू कैन से मे बी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरह आप उसको ले सकते हैं, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आप उसका कह सकते हैं, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये जो अलग अलग लाइक चेक शीट्स होती हैं यहाँ पर यू कैन कन्वर्ट देम इनटू सम फ्रीक्वेंसी टेबल, आप उसका टेबुलेशन तैयार कर सकते हैं और वहां से यू कैन कम आउट विद द न्यू टूल जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम्स। तो हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, कार्ल पियर्सन ने फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्टोग्राम यूज किया था। और हिस्टोग्राम इज नथिंग बट जैसे जब आप बात करते हो बार चार्ट्स होते हैं, तो हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, टेबुलेटेड फ्रीक्वेंसी का, बार ग्राफ के थ्रू आप उसको शो करते हो, ठीक है। लेट्स से अगर मैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स की बात करता हूं तो डे वाइज एक पूरे मंथ का जो है मैंने एक डे वाइज जो है हिस्टोग्राम तैयार किया, जहां पर डे 1 से लेके फर्स्ट ऑफ लेट्स से फर्स्ट ऑफ सर्टेन मंथ, फर्स्ट ऑफ मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेके तो आपका जो 30th ऑफ अप्रैल है, ठीक है, वहां तक ईच डे जो आपका प्रोडक्शन हुआ है वहां पर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो कितने रहे हैं उसको अगर हम मार्क कर दें, डे 1 में लेट्स से इतना, डे 2 में इतना, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि पीक क्या रहा है, कितना हाईएस्ट पॉइंट है डिफेक्टिव का, लोवेस्ट कितना था। तो वहां से आप मीन जो है फिगर्स निकाल के आप जो भी आपके जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ, मीन, मीडियन, मोड, एंड उसका कैलकुलेशन करके आप वहां से असेसमेंट कर सकते हैं और आप कुछ करेक्टिव मेजर्स वहां से प्लान आउट कर सकते हैं कि किस तरह से वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको लोअर किया जा सकता है। तो हिस्टोग्राम जो है इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो टेबुलेटेड फ्रीक्वेंसी का। फिर एक आता है आपका पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस की मैं बात करूंगा तो जो आपका पैरेटो रूल प्रिंसिपल होता है या पैरेटो रूल होता है, 80-20 रूल या प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट लाइक 80% आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो मियरली अमाउंट करते हैं कहां पर, 20% ऑफ रिजल्ट्स, और बाकी 20% ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो कि 80% आपको रिजल्ट्स देके जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक डिफेक्ट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज 20% एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसके कारण 80% ऑफ डिफेक्ट्स में अराइज, ठीक है। ऑन द अदर 80% ऐसा जिसके बेसिस पे आपको 20% का डिफेक्ट है। तो हमारा जो कंसर्न है वो क्या होना चाहिए, लाइक हम वो उस 20% पे टारगेट करें जिससे कि 80% हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं ऑन मेजर फ्रंट, ठीक है। जब मैं पैरेटो एनालिसिस की बात करता हूं तो वही 80-20 प्रिंसिपल को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की जरूरत होती है। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जिनको हम ओवरलुक कर सकते हैं, जिनको इग्नोर कर सकते हैं, बट कुछ क्रिटिकल प्रोसेसेस ऐसी होती है
जो कि अमाउंट करती है 80% ऑफ रिजल्ट्स में, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो भी कंट्रोल करना है, आपको ऐसी जगह पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल लेके आना है जिससे कि आपके रिजल्ट जो है वो सफर ना हो। ठीक है, तो 80-20 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए पेरेटो एनालिसिस जो है वो एक और आपकी स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक है। देन अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल चार्ट्स, दो तरह के आपके कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल कंट्रोल और एक एट्रीब्यूट कंट्रोल। सी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्वालिटी के बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर नॉर्म्स जो कि एक कंटिन्यूअस स्केल पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कंटिन्यूअस स्केल पे होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल कंट्रोल जो है वहां पर जो चार्ट यूज किए जाते हैं वो एक्स चार्ट और आर चार्ट, टू टाइप्स ऑफ चार्ट, एक्स चार्ट और आर चार्ट, या यूज करते हैं वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स के तौर पे। तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट जो आपके एक्स चार्ट होते हैं या आर चार्ट होते हैं, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? ये उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जो कि कंटिन्यूअस स्केल पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और जो कि डिस्क्रीट होते हैं, ऐसे को हम कहते हैं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर की बात करता हूं, तो कलर के देयर कुड बी डिफरेंट शेड्स। ठीक है, जैसे जैसे आप मान लेते हैं दो कलर को जब हम मिक्स करते हैं, तो जब आप अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो अलग अलग कलर्स के शेड्स आपको मिलते चले जाएंगे। दैट मींस वहां पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी है। ठीक है, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट वैल्यू। तो जहां पर कंटिन्यूअस वैल्यू होती है वहां पर वेरिएबल कंट्रोल चार्ट होंगे, और जहां पर डिस्क्रीट आपकी क्वांटिटीज होंगी, जहां पर आप अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेट अपार्ट कर सकते हैं, तो जहां पर एक ब्रेक आता है वहां पर आपके एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट होंगे, जिसमें आपका पी चार्ट और सी चार्ट आता है। तो पी चार्ट एंड सी चार्ट यूजुअली हम यूज करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट क्वांटिटीज के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में हम एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स को यूज करते हैं। जो भी आपके कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक रेंज या एक जोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके विदिन अगर आपका जो है ऑब्जर्वेशंस आती हैं, दैट मींस दे आर एक्सेप्टेबल। बियॉन्ड दी जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, अगर वो बियॉन्ड दी वैल्यूज, बियॉन्ड द लिमिट जाता है, उस रेंज के बाहर जाता है, जो अपर कंट्रोल लिमिट होती है और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, अब स्पेसिफाई करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं आपके 3 सिग्मा और 6 सिग्मा की, तो वहां पर वो जो एक बेल शेप्ड कर्व होता है उसमें आपके पास एक लिमिट्स हो जाती है। तो कंट्रोल लिमिट्स आपके पास है, लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, अपर कंट्रोल लिमिट्स होती है, और उस लिमिट के विदिन फॉल करना चाहिए आपके ऑब्जर्व वैल्यू। अगर नहीं है दैट मींस डिफेक्ट्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, और उसको आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेके आने की जरूरत होती है। फिर आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं या इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इट इज प्रोपाउंडेड बाय कोबू इशिकावा, और इनके अकॉर्डिंग लाइक इन्होंने क्या किया, ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये जो आपके कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ये जो फिशबोन डायग्राम होता है, ठीक है, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, एक प्रॉब्लम, दिस इज द इफेक्ट। ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका इफेक्ट है। अब ये प्रॉब्लम आप क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ कॉजेस बिहाइंड इट। तो उन कॉजेस के स्टडी के लिए इन्होंने फिशबोन डायग्राम जो है वो सजेस्ट किया था, और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो है इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हैं आगे की तरफ, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो जब मैं प्रॉब्लम को स्टडी करने जाता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम मशीन से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो लाइक प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है या ऑक्कर होती है, जब मैं कॉजेस की बात करता हूं, तो प्रीडोमिनेंट कॉजेस दे हैव आइडेंटिफाइड या हैव आइडेंटिफाइड 6 बेसिक कैटेगरीज, और उनको एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में या एक ऑर्डर में उन्होंने रखा हुआ है। लाइक आप पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड से आप मतलब फ्रॉम दी बैक साइड यू मूव फॉरवर्ड। तो जब आप फॉरवर्ड मूव होते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं मशीन या मटेरियल की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आया,
देन यू यूज टू एनालाइज कि क्या वो प्रॉब्लम जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, जो मेथड आपने अप्लाई किया हुआ है उस मेथड की वजह से है, या फिर जो आपने मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। कई बारी आप ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, आप स्टैंडर्ड्स थोड़े से हाई सेट कर देते हैं। जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट्स की जब हम बात करते हैं, वो जो टॉलरेंस लिमिट होती है, ठीक है, जो बेंचमार्क्स आप डिसाइड करते हैं, कई बारी वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेजरमेंट क्राइटेरिया प्लस जिस तरीके से आप मेजरमेंट लेते हैं, तो कई बारी जो आपका मेजरमेंट या मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखते हो जब आप लैब वगैरह में टेस्टिंग करते हैं तो एरर हम लेके चलते हैं, ठीक है। जो आपका अपैरेटस होता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसके मेजरमेंट के चलते भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर जो पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, जो पीपल है जो उसके ऊपर काम करते हैं, तो मैन या पीपल, वो एक रूट कॉज हो सकता है प्रॉब्लम का। एंड देन फाइनली द एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुरोशिकावा ने ये मॉडल आपको दिया हुआ है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। देन देयर कम्स द मेथड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। कई बार जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जब आपके सामने वो जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, जब वो आप लेके आते हो, तो जो सोर्सेज होते हैं उस इंफॉर्मेशन के, उस डेटा के सोर्सेज वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऐसी पर्टिकुलर कंपनी में देखना है कि एक्सीडेंट या डिफेक्ट रेट कितना आता है जो कि शिफ्ट्स में ऑपरेट होती है। अब लेट्स से देयर आर 3 डिफरेंट शिफ्ट, तो 3 अलग अलग शिफ्ट से अलग अलग मुझे डेटा मिलेगा। तो वो जो 3 शिफ्ट है वो मेरे लिए अलग अलग स्ट्रेटा होंगी, वो अलग अलग ग्रुप है। तो जहां पे अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग ग्रुप से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन की जो मेथड है वो हमें अप्लाई करनी पड़ती है। स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी अलग अलग स्ट्रेटा से, अलग अलग ग्रुप से आपने डेटा को लिया हुआ है, ठीक है, हम उसको टेबुलेट करते हैं सेपरेटली। आप उसको कंपाइल करके और उसको सेपरेटली आप एनालाइज करके और वहां से फिर कंपैरिजंस लेके जाते हैं, और उससे थोड़ा सा और इजी हो जाता है आपका असेसमेंट, ठीक है। तो एक तो एज ए होल जब आप करोगे तो एक अलग पिक्चर आपको विजिबल होगा, लेकिन जब आप स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि चीजें कुछ अलग हो सकती हैं, क्योंकि जब हम उसको एज ए होल ट्रीट करेंगे तो वहां पर जो आपके लॉ ऑफ एवरेजेस है वो अप्लाई हो जाएगा। एंड हो सकता है कि विद दैट आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं चल पाए। तो इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है और उसके थ्रू आप असेस करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम को। देन स्कैटर डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं, एक्स एंड वाई, दो अलग अलग एक्सेस पे आप दो अलग अलग वेरिएबल्स लेके जब उनकी इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करने जाएंगे तो वहां पे स्कैटर डायग्राम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मे बी आपका एक किसी पर्टिकुलर जब मैं ऑपरेशन की बात करूंगा, लेट्स से फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो फ्यूल जो आपने यूज किया हुआ है एंड प्लस इकोनॉमी, इससे सिंपल सा एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूल एंड उसका इकोनॉमी अगर मुझे निकलना होगा तो क्या आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ। सिमिलरली जब अलग अलग रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी को मैं जब काउंट करने जाऊं या उस तरीके से देखें तो वहां पर स्कैटर डायग्राम की आपको हेल्प मिल सकती है। एंड देन कम्स सैम्पलिंग, जो एक फाइनल टूल यूज किया जाता है, जो टेक्निक होता है। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोल की, जो आपके कंट्रोल चार्ट होते हैं और जो दूसरी और भी कुछ प्रोसेस हमने देखी यहाँ पर, वो मेनली प्रोसीजर या प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर एम्फेसाइज करती है। जब मैं प्रोडक्ट कंट्रोल की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट कंट्रोल के रेस्पेक्ट में आप सैम्पलिंग यूज करते हैं, जिसको आप इंस्पेक्शन अप्रूवल इंस्पेक्शन सैम्पलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, जो आपका ओवरऑल फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जो आपका जो भी गुड्स है, हम उस गुड्स
के जो है कुछ रैंडम सैंपल्स कलेक्ट करता है, कुछ रैंडम सैंपल्स सिलेक्ट करके आप उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको आप क्रॉस चेक करते हो, आप उसको मेजर करते हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड वन, और वहां से हम देखते हैं कि वेदर जो लॉट है इट हैज टू बी एक्सेप्टेड या उसको रिजेक्ट करना है। तो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग किया जाता है। तो सैम्पलिंग जो 3 लेवल पे आप करते हो या डिफरेंट टाइप्स की जब मैं बात करता हूँ 3 टाइप की सैम्पलिंग हो सकती है। एक होता है सिंगल सैम्पलिंग जहां पर आप वन टाइम, ठीक है, रैंडम सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं वन टाइम। फिर एक होता है डबल जहां पर आप ट्वाइस, ठीक है, 2 या कई बार हम 3 बार भी सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो जहां पर आप ट्वाइस और थ्राइस सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका अगर हम बात करते हैं एक जो लॉट साइज है, जो सैंपल साइज है, इफ दैट सैंपल साइज इज ऑफ 100 तो हम क्या करेंगे उसमें से 10 का सैंपल एक बार दिया और 20 का एक बार दिया। जो 10 का सैंपल है वहां पे अगर 2 या उससे ज्यादा डिफेक्ट्स निकल जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड जो लेवल ऑफ इंस्पेक्शन होता है वहां पे अगर 20 हमने उसमें लिया हुआ है, ठीक है, तो 20 में जो एक आपके पास लिबर्टी या लिवरेज होता है वो होता है 6 डिफेक्ट्स का। तो 6 से ज्यादा अगर डिफेक्ट्स निकलते हैं दैट मींस वहां पर फिर वो लॉट रिजेक्ट करते हैं। और वैसे ही मल्टीपल सैंपलिंग आपकी होगी। मल्टीपल सैंपलिंग में आप क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, लाइक जैसा नाम से ही क्लियर, मल्टीपल सैंपलिंग, यू टेक सैंपल्स ऑन मल्टीपल ओकेजन्स या एट मल्टीपल टाइम, ठीक है। और वहां से फिर अगर अलग अलग समय पर जो भी है रिजेक्शंस जितने निकलते हैं, जो डिफेक्ट्स निकलते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करते हैं ओवरऑल कि उस बैच का या उस लॉट का क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये टेक्निक्स हम यूज करते हैं, दीज आर दी वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि आप यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिकॉज आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एसक्यूसी दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेसिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पर्टिकुलर टेक्निक्स है कैसे अप्लाई होती हैं उसमें आपको डिटेल में जाने की एज रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग हार्डकोर प्रोडक्शन से डील करते हैं, जो ऑपरेशंस में रहते हैं, उन लोगों को बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स और बाकी पोर्शंस भी कवर करने की जरूरत होती है। बट सिंस वी आर इनटू मैनेजमेंट, तो इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन साइड से हमारा उतना एज कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो वी आर नॉट सपोज टू गेट इनटू फर्दर डिटेल्स। तो एक सरफेस लेवल पे जस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, कहाँ किस पर्पस से अप्लाई होती है। सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाइक वो जो वर्केबल इंफॉर्मेशन है, तो उतना वर्केबल नॉलेज इज इनफ फॉर यू। सो ये जो टॉपिक है मैं मेरे एंड से यहाँ पर इसको कंक्लूड करता हूँ। एक नए टॉपिक को आपके सामने फिर लेके मैं आऊँगा। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।